Hey there, this is Pranshul Verma and it is our next lecture going to be start on electrostatics. Okay, in the previous one we have already studied about the dipole, okay, and electric field due to dipole moment. Okay, ओके, लास्ट डेरिवेशन मैंने आपको कराया था कि जिसमें हमने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही वो जो डाइपोल था वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। किस पॉइंट के अराउंड करेगा? मिड पॉइंट के अराउंड करेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला आया था? कि टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ओके, यहाँ से आप याद भी रख सकते हो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पी ई साइन थीटा और पी की वैल्यू क्या है? क्यू इंटू 2a। ओके, तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि चार्ज तो वेक्टर क्वांटिटी हो नहीं सकता, तो कौन है वेक्टर क्वांटिटी? 2a और e। यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसका होता है? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 इंटू क्यू ए क्रॉस ई। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन है? लेंथ वेक्टर है। कौन सा है? लेंथ वेक्टर। ओके, इन चीज़ों के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत पढ़ना है आप लोगों को, लेंथ वेक्टर, एरिया वेक्टर, ये सब चीज़ें। क्योंकि आज जो पढ़ा रहा हूँ मैं, आज पढ़ाने वाले हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं फ्लक्स। ठीक है, तो उसमें भी क्या आएगा? एरिया आएगा, एरिया वेक्टर आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे फिलहाल। चलिए, तो लिखते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया? ये आया कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद। ठीक है, कि यदि कोई एरिया है, ठीक, कोई एक एरिया है, ठीक है, 2D में देख पा रहे हो आप, ये लाइट रे यदि ऐसे जाएंगी, अभी 3 लाइट रेस में से, लाइट रे कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। ठीक है, ओके, तो इसी को हमें फ्लक्स बताया गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड लाइंस, नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं। ठीक है, जितनी भी फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया में क्रॉस करेंगी, दैट विल कॉल द फ्लक्स। जैसे कि मेरा हाथ है, ये फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पास हो रही होंगी यदि इसमें से, तो दैट विल बी द फ्लक्स ऑफ माई हैंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ माई हैंड। ओके, अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आप ध्यान से देखो, तो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है फील्ड लाइन पे, है ना। नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन, कितनी फील्ड लाइन, नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्लियर हमें समझ में आया। आप देखो, ऐसे फील्ड लाइंस 10-15 जा रही हैं। ठीक है, यदि मैं इस एरिया को बढ़ा दूँ, क्योंकि कई सारी फील्ड लाइंस इसके इधर से चली जा रही होंगी, इधर से चली जा रही होंगी, इधर से चली जा रही होंगी, यदि मैं एरिया को बढ़ा दूँ तो आसपास की फील्ड लाइंस को भी ये कैप्चर करेगा, हाँ या ना? करेगा। छोटा कर दूँ तो आसपास की और सारी फील्ड लाइंस और सारी भी कम हो जाएंगी, मतलब उनको छोड़ देगा, और को भी छोड़ देगा। मतलब अभी यदि 10 फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, यदि एरिया को छोटा कर दिया तो अब 5 जाएंगी या 3 जाएंगी, कम जाएंगी पहले से, हाँ या ना? इसका मतलब एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही बड़ा फाई होगा, है ना। दोनों को मिक्स किया। अच्छा, मैं इस तरह से वेक्टर हटा देता हूँ अभी, ये चलो लगा, दोनों को मिक्स किया और यहाँ पे बोला गया ये। ठीक है, बाद में देखा गया कि फाई को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फाई एक स्केलर क्वांटिटी मिली है हमें। ठीक है, फाई कैसी क्वांटिटी है?
फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी आएगी तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कोई कांस्टेंट इनके बीच में है नहीं, कांस्टेंट हम लगा सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, लेकिन हमने अपनी जो स्टडीज़ में पाया कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके इक्वल होता है, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा तो आना बनता है, क्योंकि स्केलर वेक्टर में आप पढ़ते हो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। होगा याद आप लोगों को? आई होप सो यू हैव रिमेंबर। तो आपको ये समझ में आया कि फाई इक्वल टू क्या हुआ? ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। आपके सिलेबस में शायद आपकी बुक में एस लिखा हो, लेकिन मैं ए पढ़ाता हूँ तो ए पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से याद रखो ए क्या है? वेक्टर है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा उसके हिसाब से एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट नॉट हियर इज एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसे है देखो, ऐसा एरिया है, आप इसको एरिया बोलोगे, लेकिन एरिया वेक्टर किसको बोलोगे? ये तो एरिया वेक्टर होगा नहीं, है ना, क्योंकि यदि ये एरिया वेक्टर हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो राइट नाउ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट परपेंडिकुलर एंगल, ओके, 90 डिग्री पर है, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या इसका मतलब फाई 0 होगा? फाई क्या हो जाएगा? 0। क्या इस कंडीशन में फाई 0 होगा? नहीं, इस कंडीशन में फाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब हमारा फाई जो होगा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हम एरिया और एरिया वेक्टर को डिफरेंस हमें पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, ओके। तो याद रखो यदि कोई भी एरिया है, यदि ये बोर्ड है, बोर्ड इज एन एरिया, ठीक है, बोर्ड एक एरिया है, ओके। तो यदि मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूँगा, इसके एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर हम इसे बोलते हैं जिस भी हम डायरेक्शन में उस पर वर्क कर सकें। जैसे कि मैं बोर्ड पे वर्क करूँगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वर्क करूँगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? बाहर आता हुआ या अंदर जाता हुआ, वो हमारे पे डिपेंड करता है हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, ओके, वो हमारे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? या तो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, हम हमेशा याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया दिस, एरिया वेक्टर दिस, एरिया दिस, एरिया वेक्टर दिस, ओके। अब ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, एरिया भी ऐसे है, बीच का एंगल कितना हुआ? बीच का एंगल कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0 हुआ। फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, बीच का एंगल कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम लाइन में है, ठीक है। तो आपका जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो फ्लक्स आपका कैसा हो जाएगा? E इंटू ए। और याद करो, आपने यदि पढ़ा होगा कि यदि मुझे डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ए डॉट बी मैक्स, तो कितना होगा? ए बी। कितना होगा? ए बी, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 और मिनिमम -1, है ना। यहाँ पे हालांकि मिनिमम का कोई मतलब नहीं है तक, क्योंकि हम डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वाली बात नहीं है, तो माइनस का मतलब नहीं बैठता। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या देखेंगे? 0। क्या देखेंगे? 0 देखेंगे, ओके। तो सॉरी, थीटा की वैल्यू तो 90 देखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू 0 देखेंगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आया कि आपका जो फाई है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। किस पे? पहली बात देखो, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा एरिया पर, उसके एरिया पर, ओके। अब एरिया और एंगल, तो ये एक एरिया है, फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, अभी तो परपेंडिकुलर है। यदि मैंने ऐसे कर दिया तो शायद ये जो फील्ड लाइन थी, ये जो जा रही थी इससे, अब जाएगी क्या? नहीं। या अब जाएगी क्या? नहीं, है ना। यदि मेरा एरिया ऐसे रखा था, एक फील्ड लाइन भाई ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी यहाँ से, ठीक है। यदि मैंने एरिया को ऐसे कर दिया तो क्या अब जाएगी? वो बिल्कुल जाएगी। पहले जा नहीं रही थी, अब जा रही है। इसका मतलब एरिया पे भी, एंगल पर भी आपका फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पासिंग थ्रू एन इमेजनरी एरिया। इसकी डेफिनेशन लिख लो फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन इमेजनरी एरिया। ठीक है, इसको अपन लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब उतार लीजिए आप, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, इसको केवल याद करा लीजिए था। आप भी लिख सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एंड फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आप मैक्सिमम फाई देखोगे क्या होगा, मैक्सिमम फाई मैक्स कितना हो जाएगा इंटू ए व्हेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री cos 0 1। ओके, दिस विल बी द मैक्सिमम कंडीशन एंड मिनिमम फाई वो क्या होगा 0। वो क्या होगा 0 होगा, और वो कब होगा जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ओके, मतलब फील्ड भी है, देखो कैसे होगा, ये है, ठीक है, ये एरिया है, ये फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्या एक भी फील्ड लाइन इस एरिया से जाएगी? मेरे हाथ की मोटाई देख के मत बोल देना, क्योंकि ये मोटा हाथ है, ठीक है, हाथ मोटा होता है, ठीक है, लेकिन अपन लोग बहुत एक लीन एरिया की बात करें, एकदम प्लेन एरिया की बात करें, तो उसमें से अभी कोई फील्ड लाइन जाएगी नहीं, कोई भी फील्ड लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे है इस समय, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसलिए फाई क्या हो गया, फाई कितना हो गया 0 हो गया। ओके, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, आपको ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो ये फ्लक्स की कहानी है सारी की सारी। अच्छा, यहाँ से यूनिट बनाओ उसकी, यूनिट ऑफ फाई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, तो ये है इसकी यूनिट। ओके, तो आप फटाफट इसको उतार लो। चलिए, उतार लिया। इसके आगे अच्छा, इसकी डेफिनेशन एक और बना सकते हो, बनाना चाहो तो। ठीक है, देखो पाई का फॉर्मूला क्या है, पी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू मैंने रख दिया 0 डिग्री। ओके, ए इक्वल टू रख दिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या फाई इक्वल टू ई हो जाएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से डेफिनेशन देखो कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड passing through a perpendicular unit area। ठीक है, आपका जो फ्लक्स है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है जो किसी परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से पास होती है। ठीक है, तो वो आपका फ्लक्स है। ठीक है, अच्छा याद रखना, ये आप जो फ्लक्स पढ़ते हो ना यहाँ पे, ठीक है, इसका जो एक अलग से भी वर्जन है, इसका अलग से भी वर्जन आप बोल सकते हो इसमें से। देखो, ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं पढ़ाया, ठीक है, इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आएगा,
डी ए ले लूँगा, ठीक। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म होगा, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे और क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है इसका। कैसा इंटीग्रेशन होता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है, ओके। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब आप समझोगे अगले क्या बोलते हैं टॉपिक में, गॉस लॉ में, ठीक है। तो इनको भी उतार लो भाई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हो रही हैं, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ओके ओके, उतार लिया होगा, चलो। अब पढ़ते हैं हम गॉस लॉ, ठीक है। एक साइंटिस्ट था गॉस, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया अपना, तो दिमाग लगा के एक चीज़ फाइंड की, ठीक। उसी को पढ़ने का अपने को, ठीक है। देखो उसने कुछ नहीं करा, उसने एक इनक्लोज्ड सरफेस लिया। उसने पहले क्या लिया? इनक्लोज्ड सरफेस लिया, ठीक है। अब जो इनक्लोज्ड सरफेस लिया उसने, उसके अंदर कोई चार्ज डाला, ठीक है। उसके अंदर क्या डाला? चार्ज सरफेस, ठीक है। चार्ज कर दिया उसको समथिंग, किसी भी चीज़ से, ओके। अब उसने उस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर आपका फ्लक्स ढूंढा। क्या ढूंढा? फ्लक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात थी, वो फ्लक्स किसके इक्वल आ रहा था? ए टू ए, ओके। यहाँ पे cos थीटा पर लोग 0 ले रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एरिया है वो चार्ज से कैसा है, हमारी फील्ड लाइन से कैसा है, परपेंडिकुलर है। क्यों 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 क्यों? देखो, यदि उसने एक स्फीयर लिया होगा, स्फीयर के सेंटर में उसने चार्ज रखा था। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन कैसे जाएगी? ओके, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड जाएगी, तो ये सरफेस पे क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर। क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब सरफेस ऐसा है, तो ये मेरा एक एरिया टाइप हो गया, है ना। और एरिया पे आपको परपेंडिकुलर बताता है एरिया वेक्टर। तो कैसे हो गए ये? सेम डायरेक्शन। कैसे हो गए? सेम डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे cos का वर्जन 0 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे। वहाँ पे cos थीटा क्या चलाएगा? 1, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसने जब करा ये काम, तो उसने चार्ज की वैल्यू देख ली थी कि कितना चार्ज किया है, ठीक है। तो यहाँ से उसने फील्ड निकाली। फील्ड कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यदि उस स्फीयर की रेडियस r थी तो r स्क्वायर इंटू ए, हाँ या ना? चलिए इसका डिफरेंशियल फॉर्म ले लेते हैं, डी फाई कह देते हैं इसको और डी ए कह देते हैं। जो उसने किया था एकदम सही किया था, ठीक है। डी फाई डी ए, ओके। नाउ अब मुझे इस ए का इंटीग्रेशन करना होगा, फाई का इंटीग्रेशन करना होगा। कैसा इंटीग्रेशन करूँगा मैं? क्लोज इंटीग्रेशन करूँगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी, ओके। फाई, इसका फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर दैट गॉस हैज बीन टेकन टू इट्स डेरिवेशन, ओके। तो वो भी क्या है? कांस्टेंट है। डी ए है, डी ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यदि हम ये स्फीयर लेंगे, ठीक है, तो डी ए की वैल्यू कहाँ से इंटीग्रेट होगी? 0 से इंटीग्रेट होगी। और कहाँ तक इंटीग्रेट होगी? ए तक, हाँ या ना? कहाँ तक इंटीग्रेट होगी? 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू ए तक, ठीक है। ये क्लोज इंटीग्रेशन। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होता उसमें। अब क्या हो जाएगा? डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। और लिमिट भी रखेंगे तो a - 0 और पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए, ये
फाई। अब देखो जरा फाई इक्वल टू क्या होगा 4 पाई, यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट को साइड में रखता हूँ और आर स्क्वायर यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो जो बच्चे को नहीं पता है वो सीख लो, याद कर लो, और जिसको पता है उसको तो अच्छी बात है। इस द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, हम यहाँ पे एरियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं और दूसरा एनक्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सरफेस एरिया लेंगे वो किसका लेंगे, स्फीयर का ले रहे हैं। स्फीयर का सरफेस एरिया कैसा होता है, कितना होता है, यदि रेडियस आर है तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, they will cut to each other and q will come as phi is come as q upon epsilon naught। गॉस ने इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए यही बताया कि जो आपका किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी में फ्लक्स होता है ड्यू टू अ चार्ज q, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, दैट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब याद रखना ये जो चार्ज है ये इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर वाला चार्ज है, बाहर वाला नहीं है। इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर का चार्ज है ये, बाहर का नहीं है, ये याद रखना है अपने को, ओके। तो पहले तो ये समझ लो अच्छे से, ये क्या किया उसने, इनक्लोज्ड चार्ज लिया, एक इनक्लोज्ड सरफेस ले लिया, ठीक है, उसके अंदर एक चार्ज डाला, ठीक है। एक्चुअली में उसने जो सरफेस लिया था वो लिया था इमेजिनरी सरफेस एरिया, ठीक है। कैसा सरफेस एरिया लिया था, इमेजिनरी। उसने क्या करा मैं आपको बताऊँ अच्छे से, क्योंकि अब थ्योरी लिखाने का टाइम है तो वैसा कराना जरूरी नहीं है। ये एक चार्ज था क्यू, ठीक है, उसके आसपास उसने स्फेरिकल सरफेस मान लिया था। क्या मान लिया था, स्फेरिकल सरफेस। अच्छा ये चीज़ भी याद रखना कि जरूरी नहीं है कि जो एरिया हो वो स्फेयर ही हो। इट माइट बी पॉसिबल दैट द एरिया इज सिलेंड्रिकल और एनी अदर शेप, बट जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि वो जो एरिया हो, वो जो एरिया हो वो कैसा हो, इनक्लोज्ड, कैसा हो, इनक्लोज्ड, ठीक है। मतलब ऐसा खुला एरिया नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे कि आपने ये ले लिया, कोई प्लेट ले ली तो ये खुला एरिया है, ठीक है, ऐसा नहीं, क्लोज्ड एरिया चाहिएगा। तो क्लोज्ड एरिया के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा या फिर क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनक्लोज्ड सरफेस एरिया चाहिएगा मेरे को, ठीक है, ओके। मतलब सर्किल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये चार्ज लिए, चार्ज के चारों ओर एक स्फीयर मान लिया आर रेडियस का, ठीक है, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का। अब उसने कहा कि इस पॉइंट पे फ्लक्स बताओ कितना होगा, किसी भी पॉइंट पे उसने उसकी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे फ्लक्स पूछ लिया कितना होगा, ठीक है। तो बस उसने क्या किया कि डी फाई इक्वल टू क्या कर दिया, ई इंटू डी है, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज होता रहेगा, तो इंटीग्रेशन किया जाएगा। ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो एरिया होगा डी है, डी का इंटीग्रेशन कर दिया, ओके। और आपका वैल्यूज ने निकाल दी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो इसको उतारो फटाफट, फिर थ्योरी लिखते हैं। चलिए उतार लिया, इसकी थ्योरी लिखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये गॉस लॉ, पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, according to the Gauss law, the electric flux
and at inside an enclosed surface, inside an enclosed surface is equal to the 1/epsilon naught times to the charge कुछ भी किया जाए यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है, हाँ, तो 1/epsilon naught टाइम्स टू द चार्ज, ठीक है। मतलब जितना भी हमारा जो फील्ड होगा, सॉरी फ्लक्स होगा, वो कैसा होगा, 1/epsilon naught टाइम्स टू द चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो phi इक्वल टू Q/epsilon। ठीक है, इसके बाद जो डेरिवेशन की थ्योरी है वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। लेट अस कंसीडर अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज Q, point charge Q, around which we have to find the flux। ठीक है, in order to find phi, let's assume a Gaussian surface। ठीक है, या Gaussian spherical surface of radius r and the charge is placed at the center of this सरफेस। ठीक है, ये थ्योरी लिखने के बाद आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा गॉस लॉ का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि एक हमें एक ऐसा एक चार्ज है Q जिसके अराउंड पे हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि एक r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस मान लिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक गॉसियन सरफेस मान लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस था जिसकी रेडियस r थी, ओके, और जिसके सेंटर पे वो चार्ज रखा था। हालांकि अपन लोग कहीं पे भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जो क्या होता है प्रोसेस जो है वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, वो थोड़ा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम करेगा। इसलिए बेहतर है अपन लोग कहाँ रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं। ओके, गर्मी बहुत लग रही है, सही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी थ्योरी होगी। उसके बाद वो डेरिवेशन था। ये जो है ये गॉस का स्टेटमेंट है जो कि सीधे सीधे बोलता है कि गॉस के लॉ के हिसाब से यदि कोई चार्ज है क्यू चार्ज है, उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1/epsilon naught टाइम्स होगा चार्ज क्यू पे। ओके, ये सीधा सीधा ये बोलता है। ठीक है, तो इसको उतार लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। चलिए, देखिए ये सब जो था इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ओके, और कुछ जो है चीज़ें भी हैं इसकी।
ठीक है। लेकिन हमें वो चीज़ पढ़ने से पहले अरे गॉसियन सरफेस बतानी थी। गॉसियन सरफेस पर जो सरफेस होती है, जब भी हम किसी भी चार्ज के अराउंड एक एनक्लोज्ड एज्यूम्ड सरफेस लेते हैं तो उस सरफेस को अपन लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ओके, तो और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल को आगे पढ़ेंगे अपन लोग। हमारा जो अगला टॉपिक है, इसमें 2 टॉपिक बच रहे हैं अभी। एक तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ाने से पहले मुझे दूसरा टॉपिक पहले कराना पड़ेगा, और उसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम, जो कि 3 टाइप का होता है। ठीक है, जैसे डेंसिटी आपकी 3 टाइप की होती है ना, नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ, पता होना चाहिए उसे। लीनियर डेंसिटी होती है। ओके, ऐसे ये एक एरियल डेंसिटी होती है या सरफेस डेंसिटी, और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। आपको जो याद होता है जनरली वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी याद होती है। ठीक है, लेकिन 3 टाइप की डेंसिटी होती है। उसी टाइप से यहाँ पे चार्ज की भी 3 टाइप की डेंसिटी होंगी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी। जो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, और जो तीसरी है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तीनों के अलग अलग सिंबल भी हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, जो सेम आपके उसमें होते हैं, डेंसिटी में होते हैं। उन्हीं को पहले हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, उसके बाद चैप्टर खत्म। अच्छा, इसके सिग्निफिकेंट भी हैं, गॉस लॉ के सिग्निफिकेंट भी है, तो उनको भी अपन लोग कल के लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। कल के लेक्चर में आपका जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एंड हो जाएगा, और उसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हमने अभी डाइपोल के न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, हमने गॉस लॉ के न्यूमेरिकल भी तभी होंगे। ठीक है, तो फिर आगे 2-3 क्लास लगातार हम न्यूमेरिकल फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ एरोडॉफ के भी क्वेश्चन हैं, और कुछ DC पांडे के क्वेश्चन होंगे, SC वर्मा के क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, समझते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे को पूछो। और थैंक यू एवरीवन।